हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। बर्तन बालते हैं, घर बालते हैं, खाना बनाते हैं, तो काम करते हैं घर के। उम्र ने तलाशी ली, जेब से कुछ लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के से, कुछ नम से थे, कुछ टूटे, जो सही सलामत थे वो बचपन के थे। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। आज मैं एक बहुत ही संजीदा मुद्दे को लेकर आई हूँ, बाल श्रम। जी हाँ, सुनने में ये एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन यदि आंकड़ों की बात की जाए तो हर 11वां बच्चा बाल मजदूरी का शिकार है। जिस तरक्की के साथ शहरीकरण हो रहा है, उसी तरक्की के साथ बाल श्रम रुकना चाहिए था, लेकिन इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी होती ही चली जा रही है। इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे, और इसी के साथ साथ हमने इस पे एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। इनकी उम्र खेलने कूदने की है, लेकिन गरीबी की मार ने इन नन्हे बच्चों पर इस उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियों को अपने सर उठाना पड़ रहा है। भारत में तकरीबन 8 से 10 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जो विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में खतरनाक उद्योगों मसलन माचिस और आतिशबाजी में पहले ही बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। ऐसे में ढाबों पर या घरों में उनके काम करने पर प्रतिबंध कैसे लागू होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने के बाद वैसे बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट में कमी आई है, जो आर्थिक कारणों से स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों की वजह से इस समस्या पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। सरकार देश से बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने को प्रतिबद्ध है। स्टोरी से हम लोगों को साफ दिख रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है। हर बच्चे को वो सभी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कुदरत उनको देता है, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जिसको हम लोग मिशन वात्सल्य के नाम से जानते हैं, जो 2021 और 22 में आया। और इसके तहत जो है मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखिए चित्रहार, सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। तो आज अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, बाल श्रम, इसमें जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं, अगर उनके बारे में कहा जाए, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, तो बहुत छोटी सी उम्र में ये खुद भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का ये मुद्दा बना लिया है कि इनको इन बच्चों को सुधारना है, इनके लिए कुछ करना है और कुछ कर गुजरना है। तो मैं परिचय करा दूं आपका, आप इब्राना नाज जी हैं। ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान
इब्राना जी, अभी हम लोगों ने ये स्टोरी भी देखी और आप बहुत सालों से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं। यदि अगर हम लोग हाई कोर्ट के फैसले की बात करें, कहीं पे पार्क होता है तो होता है कि यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ को किसी और चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। फिर भी आज करोड़ों बच्चे हैं जो बाल मजदूरी का शिकार हैं, ऐसा क्यों है? आपके बात को जोड़ते हुए अपने बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये पार्क है और यहाँ पर कुछ और काम नहीं हो सकता, ये बच्चों के लिए है। और क्योंकि ये बच्चों के विकास का मामला है, जो बच्चों के अधिकार की हम बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक विकास का अधिकार भी बच्चों का आता है। तो हम बच्चों की जो मामला है उसको संवेदनशीलता से ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि अभी आंकड़ों के बारे में हम बात करें कि अभी हम पूरे ऑल ओवर दुनिया में अगर हम विश्व में बात करें तो लगभग 152 मिलियन जो बच्चे हैं वो अभी भी बाल श्रम के जो हैं वो बाल श्रम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति से। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, भारतवर्ष में बात करें, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने अभी दिसंबर 2023 में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि 2 लाख बच्चों को पिछले 5 साल में 2 लाख बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। और ये वो आंकड़े हैं जो हमें अभी पता चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो बाल श्रम का ये जो मामला है ये बहुत ही बड़ा मामला है और उससे बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है, संवेदनशीलता से देखने की ज़रूरत है। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो अपने बचपन से महरूम हैं, यानी जिन्हें अपना और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। दुनिया में आज भी कुल आबादी का 11% हिस्सा बाल मजदूरी करता है। साल 2001 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इनकी संख्या करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। इन 1.25 करोड़ में से ऐसे 12 लाख बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल ये आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि मुद्दा महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये है कि हमने सालों से देश में बाल मजदूरी के खिलाफ कानून होने के बावजूद भी इस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसाधन के एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 21 करोड़ से भी ज़्यादा बाल मजदूर हैं, जबकि अकेले भारत में ये आंकड़ा 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा है। सन 1989 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को ख़त्म करने के उपाय के रूप में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने गरीबी को मजदूरी का मुख्य कारण के रूप में देखा और ये सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए जहां समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वहीं इसी आधार पर 1986 में बाल मजदूरी प्रतिबंधित विनियम नियम अस्तित्व में आया। हालांकि साल 2000 से लेकर अब तक दुनिया भर में मजदूरों की संख्या में कमी ज़रूर आई है, पर तमाम प्रयासों के बावजूद अब भी करीब 50 लाख बच्चे बंधुआ मजदूर और गुलामों जैसी हालत से जूझ रहे हैं, जो दुनिया भर में कुल गुलामों की संख्या का 1/4 हिस्सा है। इब्राना जी, अभी आपने बताया कि कानून है, बहुत कुछ है, कानून की व्यवस्था है, कानून ऐसे बनाए गए हैं इसमें ऐसा कोई सकरा पतरा कोई रास्ता ना हो जिससे इसको तोड़ा जाए। फिर भी आप इतने वर्षों से इसमें जुड़ी हुई हैं और देख रही हैं, आप ज़मीनी हकीकत पर क्या देखती हैं कि इस कानून का कितना पालन हो रहा है और कैसा चल रहा है? तो आपने जो सवाल किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि ज़मीनी हकीकत क्या है। उससे पहले थोड़ा एक समझ लेते हैं कि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं
और उसी के तहत एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया है जिसमें ये सारे कानूनों को एक जगह लाया गया है ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से हो जाए, जिसको हम लोग मिशन वात्सल्य के नाम से जानते हैं, जो 2021 और 22 में आया। और इसके तहत जो है वो बच्चों को अलग अलग विभागों को किस तरीके से इन बच्चों की देख रेख करनी है और इनके संरक्षण की जो देखभाल है करनी है, इसके लिए अलग अलग अधिकारियों को और अलग अलग जो है विभागों को ये दायित्व दिया गया है ताकि कोई भी चूक ना रह सके बच्चों की देखभाल में और बच्चों के संरक्षण के लिए। अब बच्चों को जो बाल श्रम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उनके बाल श्रम का जो मुद्दा है ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट पर है कि वो बच्चे जो बाल श्रम करने की संभावना है जिन बच्चों को, और इसको किस तरीके से पॉइंट आउट किया जाए कि ये बच्चे जो है बाल श्रम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो बच्चे जो बाल श्रम में संलिप्त हैं उसको देखना चाहिए और किस तरीके से उनको वहाँ से निकालना है, और सिर्फ निकालना ही नहीं, उनको किस तरीके से पुनर्वास उनका करना है, इसके बारे में सरकार बात कर रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान है और इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है उसको कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर बाल श्रम हो रहा है, तो वार्ड लेवल से लेकर के वार्ड लेवल पर चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी वार्ड लेवल पर, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी पंचायत लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कमेटी बनी हुई है। और पंचायत में जब बात करेंगे हम तो वहाँ पर इसका जो दायित्व दिया गया है वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर को दिया हुआ है, मुखिया को दिया हुआ है, ब्लॉक में CDPO हैं, और इवन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो इसका चेयरमैनशिप करते हैं। तब वहाँ पर पता चलेगा कि ये जो बच्चे हैं किस तरीके से वल्नरेबल हैं और कहाँ कहाँ बाल श्रम कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी आ रही हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा होने में अभी समय लगेगा क्योंकि अभी तुरंत ही ये कानून आया है। तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है जिसको किया जा सकता है और जिस वजह से इन चीज़ों को सही किया जा सकता है। इमराना जी, अभी आपने बताया कि कानून में बहुत से प्रावधान लाए गए हैं और आप बहुत टाइम से इस फील्ड में जुड़ी हुई हैं, आप देख रही हैं। तो अगर हम बात करें ये जो अमेंडमेंट होता है, समय समय पर कानून में बदलाव लाया जाता है या बच्चों के लिए और कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जाए, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है? 1986 में जो बाल श्रम के लिए जो कानून बना था उसमें था कि 5 साल तक से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बाल मजदूर कहा जाएगा अगर वो किसी भी तरीके का कार्य करता है। अभी 2016 में जो कानून में बदलाव आया उसमें ये जो बाल श्रम का जो मामला है इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक जो है 5 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके का काम, चाहे उनके घर का काम हो, मतलब घरेलू अगर व्यवसाय हो, वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए उनको अलाउ नहीं है। अगर वो करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके तो वो बाल श्रम में आएगा। और 14 से ऊपर से लेकर के 18 साल तक का जो काम है उसको अभी हम लोग किशोर श्रम को में कह रहे हैं। और किशोर श्रम में वो बच्चे जो हैं वो अपना पढ़ाई करने के बाद अगर उनके घर में जो व्यवसाय है उसमें वो अगर मदद करना चाहते हैं तो वो उसे मदद कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ये भी पॉइंट है कि वो जो काम उनका घरेलू होना चाहिए वो हज़ार्डस वर्क नहीं होना चाहिए, ख़तरनाक काम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो चूड़ी वाले इसमें काम कर रहे हैं तो वो बच्चा अपने पढ़ाई के बाद उस काम में उनकी मदद नहीं करेगा। या फिर लहटी बनाते हैं या फिर अगर जिसमें उसकी जान माल को खतरा है उस तरह के काम में वो बच्चा जो है वो 15 साल से 18 के बीच में भी होगा तो वो उसमें उसकी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह के जो प्रावधान आए हैं इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तो मिलते हैं हम इस ब्रेक के बाद। अभी तो इस वजह स्पोर्ट्स में हमको रुचि ज़्यादा है तो इसमें कुछ करने के लिए। हमें भी पुलिस बनना है। मुझे पढ़ने का भी शौक़ है और उसके अलावा ब्यूटिशियन, कढ़ाई वगैरह ये सब में शौक़ है। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू कभी 101 कभी 102। अब DD बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखिए चित्रहार सिर्फ DD बिहार पर।
हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खुला आकाश में। तो अभी हम बात कर रहे थे बाल श्रम की। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने कानून के बारे में जाना। अब मैं इब्राना जी आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सी चीज़ें आपने बताई कानून में हैं, और लेकिन अगर हम लोग चौराहे पे ही निकल जाएं तो देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से भी और वैसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हमको काम करते, बहुत छिपे में नहीं हो रही है ये चीज़ें, खुलेआम हो रही है। तो इसमें अगर लोगों की बात की जाए तो पेनाल्टी या इन केसेस में क्या उनको देना पड़ रहा है? क्या ये मतलब ज़मीनी हकीकत पर चीज़ें रोकी जा रही हैं? जिस तरीके से हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं और जो बच्चे बाल श्रम में संलिप्त पाए जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी से जैसे ही रिपोर्ट आएगा यहाँ पर हम लोगों को, चाहे पंचायत लेवल पर या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो धावा दल के साथ जा कर के वहाँ से उन बच्चों को छुड़वाया जाता है वहाँ से। और वो जो उस बच्चों को काम करवा रहे हैं उनसे 20,000 तक का जो है वो पेनल्टी उनको देना पड़ता है। और वो जो 20,000 रुपया मिलेगा वो उस बच्चे के रिहैबिलिटेशन में काम किया जाएगा, ताकि वो बच्चे अपन पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जी सके। अगर उन्होंने फिर से वही काम किया तो उनको 1 साल की सज़ा होगी और वो जो 20,000 का पेनल्टी फिर उनको देना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार जो है वो बहुत ही कड़े कानून का इस्तेमाल कर रही है। ये माना जाता है कि ये गैप अभी भी है जिस पे काम हो रहा है, और मैं भी उनके साथ काम करती हूँ उन बच्चों के लिए, उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए। तो सरकार और सामाजिक NGOs जो है वो मिल करके इसके लिए काम कर रही है, लेकिन एक थोड़ा समय लगेगा उसको कम करने में। इब्राना जी, ईश्वर ने सबको समान बना के भेजा है। हर बच्चे को अगर देखा जाए तो किसी को बाहर से देख के नहीं समझ में आता है कि ये किस जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय का है। पर फिर भी यदि बाल श्रम की बात की जाए तो क्या ये किसी जाति, वर्ग, समुदाय पर आधारित है? जैसे बाल श्रम की जब हम बात करते हैं तो ये सामाजिक मुद्दा से ज़्यादा आर्थिक मुद्दा जो है, आर्थिक पहलू का ये मामला ज़्यादा लगता है कि जिस परिवार में ज़्यादा गरीबी होती है, ज़्यादा अशिक्षा होती है, वहाँ पर बाल श्रम होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। ये किसी धर्म और वर्ग को ना लेकर के क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हम ये देख सकते हैं जिस तरीके से आंकड़े आते हैं और जिस तरीके से कि जो पिछड़े राज्य हैं जैसे कि बिहार है, यूपी है, झारखंड है, यहाँ पर बाल श्रम के मुद्दे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो बाल श्रम का मुद्दा है वो आर्थिक पहलू उसमें ज़्यादा है। बाल मजदूरी की अगर बात की जाए तो जो भी बच्चे इसमें हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ही करीबी उससे देख रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी एक नॉर्मल बच्चा और जो बाल श्रमिक है, दोनों के मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या फ़र्क देखती हैं आप? जहाँ तक कि एक आम बच्चे की बात कर रहे हैं और जो बच्चे बाल श्रम में कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं, ये उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक आम बच्चा है जो है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, 8 घंटा 6 घंटा अपनी नींद लेता है, फिर पढ़ाई करता है, खेलने कूदने का जो उसका एक अधिकार है, उत्तरजीविता का अधिकार है, वो सब वो ले सकता है। लेकिन जब हम एक बाल श्रमिक बच्चे की बात करते हैं तो उसको जो है हर तरीके से कहीं ना कहीं उसको सोचने का समय नहीं मिलेगा, उसको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा और एक दबाव में। क्योंकि जब हम बच्चे से काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जवाब नहीं देगा, इस पर हम ज़्यादा शोषण करेंगे, तो जिस पर ज़्यादा शोषण होगा उसकी स्थिति जो होगी वो ज़्यादा ख़राब होगी। इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि जब हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं तो एक हिडन बाल श्रम भी होता है जिसको हम लोग देखते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जिनके माता पिता काम करने के लिए बाहर जाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो 8 साल 9 साल के होते हैं और वो घर में होते हैं और वो अपने भाई बहनों को संभालते हैं। तो वो भी एक तरीके का जो है वो भी एक तरीके का बाल श्रम है। उसका विकास नहीं हो रहा, उसकी शिक्षा जो है वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस पर बात भी करने की ज़रूरत है और वो किसी भी तरीके के बाल श्रम में नहीं आता है। कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनके लिए और उसके लिए उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता है।
मैं सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहूँगी कि इसमें माता पिता की कितनी अहम भूमिका है उनको रोक पाने में और उनको भेज पाने में ही, क्योंकि कोई बच्चा अगर घर से काम पे जा रहा है तो वो भी माता पिता की सहमति से ही जा रहा है, या अभी आपने एक बताया कि हिडन वर्क भी हो रहा है, तो मैं चाहूँगी आप इसको एक बार ज़रूर समझाएं। अब माता पिता की जो अहम भूमिका है ये सच में बहुत ज़्यादा अहम है, उसके बड़े होने में, उसके विकास में, उसको सुरक्षित रखने में। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि वो किस परिस्थिति से आ रहे हैं। हर इंसान का जो सबसे बड़ा अहम जो मामला होता है वो उसके सर्वाइवल का मामला होता है, और सर्वाइवल के लिए वो बच्चे को हम लोग देखते हैं कि वो इसलिए भेजते हैं ताकि वो काम कर सके और उसके लिए वो पूरा परिवार किस तरीके से सर्वाइव कर सके। तो अगर हम जिएंगे ही नहीं, हम बचेंगे ही नहीं, तो हम शिक्षा और चीज़ जो है उससे कैसे जुड़ेंगे। तो ये मामला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिस्थिति क्या है मेरी, वो किस परिस्थिति से आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी बताई और बहुत विस्तार से बताया। इस बाल श्रम पे अगर चर्चा की जाए तो शायद बहुत समय भी लिया जाए तो कम है उसको समझने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी आप चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को जो बताएं कि जो बहुत अहम भूमिका है जो उनको निभानी चाहिए बाल श्रम को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, वो क्या होगा। हम सबको बाल श्रम को रोकने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। सरकार, समाज और परिवार, इन सबको एक साथ आना होगा, तभी ये जो बाल श्रम का मुद्दा है इसको हम सब मिलकर के कम कर सकेंगे, और तभी बचपन सुरक्षित, भविष्य सुरक्षित और देश विकसित हो पाएगा। धन्यवाद। इब्राना जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण सूचना हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कर रही हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा, तो पढ़ने में मन लगता है या और भी कुछ साथ में करने का मन करता है? पढ़ाई में भी मन लगता है और डांस वगैरह करने में भी मन लगता है। आपने क्या सोचा है आगे चल के क्या करना है? आगे LLB करना है, उसके बाद लॉयर बनना है हमको। प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी जी, तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई में मन लग रहा है? यस। बचपन से ही पढ़ाई कर रही हैं या पहले कुछ और भी बचपन में कुछ? नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं बचपन से। घर वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा है कि पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको बड़े होके क्या बनना है? हमें भी पुलिस बनना है। मुझे पढ़ने का भी शौक है और उसके अलावा ब्यूटिशियन, कढ़ाई वगैरह ये सब में शौक है। मेरा नाम राधिका कुमारी है। राधिका कुमारी जी, आप अपना सुबह से उठ के क्या करती हैं और क्या दिनचर्या है आपकी? हम तो सुबह में उठते हैं, सिर्फ 1-2 काम करते हैं और फिर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाती हैं? क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, और आगे चल के आपने क्या सोचा है? अभी तो हम सोचे स्पोर्ट्स में हमको रुचि ज़्यादा है, तो इसमें कुछ करने के लिए। कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? ऐसे तो ज़्यादा हमको रेसिंग अच्छा लगता है। मेरा नाम राधा कुमारी है। राधा कुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? अभी हम BA में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपका अगर देखा जाए अभी में और पहले में, जैसे बहुत सा चीज़ें जो बदलाव आता है, तो आप क्या चीज़ देखती हैं? अभी तो हम देखे हैं कि अभी बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो बहुत कम ही लोग मतलब जानते थे कि पढ़ाई से क्या फ़ायदा होता है। पहले तो गार्जियन भी नहीं जाने देते थे किसी को पढ़ने के लिए, बोलते थे क्या पढ़ कर क्या कर लोगी, घर पे बर्तन ही तो मांजना है। अभी जो देखते हैं मतलब बहुत ही अंतर है, क्योंकि अभी जो है ना कि हर मतलब अगर बोलते हैं वो बच्चा पढ़ने जा रहा है तो तुम भी पढ़ने जाओ, काम सारा छोड़ दो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपके मम्मी पापा बोलते हैं? हाँ, मेरे घर में तो ऐसा बोलते हैं। वेरी गुड। तो अभी आपको भी समझ में आ रहा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके घर वालों को भी समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे मम्मी पापा तो बोलते हैं। और हमारे आसपास जो पहले हमारे आसपास ये सब इतना आज़ादी नहीं मिलता था। जब संस्था कुछ आई तो उनके साथ हम लोग मीटिंग किए, कनेक्ट किए हुए ना, तो बहुत से ऐसे जो मतलब बहुत बच्चे डरते थे ना बोलने में, हिचकिचाते थे कहीं आने जाने में। हाँ। तो उनका डर है ना, हम लोग संस्थाएं में गए, बहुत से बातें हुई, उन्होंने एक्टिविटी हम लोग को कराया, तो इससे उनका डर भी मतलब बहुत हटा है। और हम लोग ने कई पदाधिकारी से भी बात की है शिक्षा को लेकर, हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा है, और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और मांगने भी आते हैं, जो आपका हक है वो मांगते भी हैं। अंत में बस इतना ही कि हर बच्चा ईश्वर का वरदान है,
हर बच्चे को एक सुरक्षित बचपन, स्वस्थ जीवन और शिक्षा का अधिकार ज़रूर मिलना चाहिए। और हम सबको इस सब के लिए प्रण करना चाहिए कि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी उन बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल पाएगा। इसलिए हमें एक स्वस्थ, सुरक्षित समाज का निर्माण करना चाहिए। उस बच्चे के दिल का दर्द समझिए जो गुब्बारे खेलने की उम्र में गुब्बारा बेच रहा है। ये सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।